104.8 इश्क एफएम पे मेरे यानी अतिशय के साथ आप हैं और मेरे साथ इस वक्त वो हैं जो आई थिंक सबके साथ हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो दूर हैं। हमारे एक ऐसे कैरेक्टर जो हैं हम सबके साथ बस गए हैं कि लगता है कि बस ये अपने ही हैं। इनका इंट्रोडक्शन करते हैं कि आरा से आया ये लड़का अब है टॉक ऑफ द टाउन। बचपन से ही एक्टिंग का कीड़ा, अब सर पे है भाई के पंचायत का क्राउन। थिएटर हो, मूवी हो या वेब सीरीज, इनकी एक्टिंग के चर्चे हैं बेमिसाल। इश्क के आज द्वार आए हैं दीवान एंड दी ओनली जगमोहन AKA विशाल। एक बार भाई के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां। पाजी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार अपने जगमोहन स्टाइल में ही सबको हेलो कर दीजिए प्लीज। हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या करिएगा, सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है तो बचा के चलिएगा, नहीं तो भुवन फूट जाएगा आपका। अब जो है सबको इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया था। बट देखो भाई, ये पंचायत में जो आपको फेम मिला है, ये जो आपको काम मिला है, ये जो रिकग्निशन मिला है, ये आई थिंक इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत सालों की है, वो बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि जो विशाल यादव जी हैं, एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया, बट एक इंट्रोडक्शन आप खुद का दें कि विशाल यादव कौन है, कहाँ से आए, क्या कर रहा था। एक इंट्रोडक्शन आप अपना। जी, मैं आरा का रहने वाला हूँ। आरा बिहार में एक जगह है, काफ़ी फेमस भी है आरा बहुत सारी चीज़ों से। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई और मेरे मोहल्ले का नाम बहिरो है। मेरी फैमिली वहीं रहती है। मैं मुंबई में रहता हूँ। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हो गई थी, लेकिन मैं बचपन में ही सोच चुका था कि मुझे एक्टर बनना है। मैंने फिक्स कर चुका था वहाँ पे। तो 5वीं क्लास में मैंने तय किया था, और उसकी वजह यह भी थी कि मुझे काफ़ी मज़ा आता था। कोई भी शादी उसमें नाचता था, कोई भी आइटम हो। मुझे याद है कि मैं माँ के साथ अपने ममहर गया हुआ था, मामा घर। तो बगल में शादी आया हुआ था, तो निमंत्रण था कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं चुपके से उठ के गया और वहाँ नाचने लगा। अच्छा। तो बहुत सारी महिलाएं आई हैं, बोली कि अरे आपका बेटा तो नचनिया हो गया है, ये नाच रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मेरे लिए है ना जो भी है। तो ऐसी सारी चीजें ये सब हुआ। हाँ बिल्कुल वैसा हुआ। किसी के बारात में नाचा था, कहीं भी लोग ढूंढते भी थे कि अरे विशाल कहाँ है, बुलाओ उसको, थोड़ा माहौल बनाएगा। या अमिताभ बच्चन की कॉपी करेगा, उनके डायलॉग सुनाएगा, उनके आइटम आने वाला था अमिताभ बच्चन। जी। तो मैं करता था, जो भी फिल्में बड़े देख रहे थे वही देख पाता था मैं। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते थे लोग मेरे घर पे। मैं छोटा था तो हमारे यहाँ तो फिल्म ऐसे भी लेट आती थी। हाँ, तो वही उनका भी कॉपी करता था, मिथुन का भी, क्योंकि उनकी भी फिल्में देखी जाती थी। मैं चाहूंगा अगर आप एक थोड़ा सा रूपांतरण हमारे लिए कर मुझे देते, थोड़ा बहुत जो भी जितना भी अमिताभ सर की या मिथुन जी की। अब उनका शायद ऐसे था, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं आएगा अभी कि क्या है कैसे, क्योंकि वो एक प्रभाव होता है सिनेमा का, तो आप कॉपी करते हो अपने साथ। ओए साला ऐसे शुरू करते थे, तेरी जात का पैदा ऐसे करके वो बोलते थे वो। तो मैं ऐसे करके फिर डायलॉग सुनाता था और सारी चीजें। क्या बात। अरे थैंक यू। तो मतलब कुल मिला के ये है कि अभिनय करने में रुचि था। जो भी हो, जो देख रहा हूँ उसको करता था, या जो महसूस होता था उसको भी ऐड कर देता था। तो फिर हुआ क्या कि स्कूल वगैरह में कर ही रहा था, एनिमल फंक्शन वगैरह में। तो उसमें थोड़ा चर्चा मिल रही थी कि अरे अच्छा करता है। हाँ, कि मतलब गार्जियन आते थे किसी को, अच्छा ये किसका लड़का है, क्योंकि मंच पे कोई अच्छा करता है तो मुझे लगता है कि इंटरटेनमेंट ही एक ऐसा है ना कि कोई अपने बेटे को भी उतना सराहना नहीं करेगा अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इंटरटेनमेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो वो अपने बेटे को साइड बोलते थे, मेरे पास में इससे बात करते थे। तो मेरी माँ भी थी, माँ ही बोलता हूँ मैं। तो मेरी लेट पैदाइश है, तो माँ की एज काफ़ी ज़्यादा, तो मैं थोड़ा शर्माता था इंट्रोड्यूस कराने में कि ये मेरी माँ है, क्योंकि सबके माँ बाप यंग थे। लेकिन तब भी माँ का ही सहारा, और वही जाती थी और ले आती थी मुझे। तो इस तरह के स्कूल में था मेरा। फिर 7th क्लास में गया तो मेरे वहीं आरा शहर में पहले गुरुजी जो हैं श्री चंद्रभूषण पांडे, उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि बड़ा उत्सुक है, अभिनय कर रहा है और चर्चाएं हैं, बच्चा है। तो उनको लगा कि इसको थोड़ा बताना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ेगा। हालांकि उनको ये भी कहा उन्होंने कि प्रोफेशनल जब करना होगा, तुम्हें प्रोफेशन चूज करना होगा, उस समय सोचना, अभी तो स्कूल में ही हो। तो मुझे पता चल गया, तो मैं नहीं सर मुझे जानना है, मुझे करना है जी। और मैं उनको खो देते रहा कि सर बताओ मुझे। ये कहाँ पर मुलाकात हुई उनकी आपसे? आरा में। जी आरा में। तो एक जगह था, एक जगह लिया गया और वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, बच्चे नहीं बड़े भी थे। मैं सबसे छोटा था। तो उस समय 7वीं क्लास में था और सब बड़े थे जी। तो स्कूल के बाद ट्यूशन भी होता है ना, तो मैं ट्यूशन सुबह कर चुका था कि शाम में मैं अभिनय वाला करूँगा भाई। तो मेरे घर से सपोर्ट था, आज भी है। तो चंद्रभूषण सर ने पहली बार मुझे नाट्य शास्त्र से अवगत करा, मेरे कानों में डाल दिया। 7th क्लास के बच्चे में नाट्य शास्त्र, ये क्या है? तो बोले कि वेद होता है। मुझे वेद क्या होता है? तो वेदों के बारे में बताया। मेरी रुचि इतनी बढ़ने लगी कि यार ये तो अलग ही है। 7th क्लास के स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, आप सोचिए समझ रहे हो क्या होता होगा। तो वो सिलेबस था, वो तो पढ़ ही रहा था। लेकिन इधर लगा अरे नाट्य शास्त्र और ये 5वां वेद है,
अच्छा वेद क्या होता है, तो वो बताने लगे, जो भी संभव होता था बच्चों के लिए जो उनको उचित लगता था बताने लगे। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे तमाम हिंदी के नाटक हैं और सारी चीज़ें हैं जिसको जानना समझना पड़ता है। तो धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया, मेरे कानों में ढालना शुरू किया, और मैं कोई मौका ही नहीं छोड़ रहा था। मैं कभी भी टाइम मिलता, आज छुट्टी है स्कूल का, पहुंच गया सर के पास, सर बताओ ना बोला क्या था, मुझसे ही बता दो सर। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि दिन भर बैठता हूँ, सीखता था, उनसे जानता था। तो उस समय बहुत सारे प्लेज के जो है ना डायलॉग, जो संवाद थे फेमस, तो उस समय तो हिंदी में सीख ही रहा था। हिंदी, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं हम लोग। इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, लेकिन वहाँ इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी। ये सच्चाई है। वो 6वीं 7वीं के बाद जो है फिर मेन होता था, वैसा होता था। नहीं, जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, वो तो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश कोई नहीं बोलता था, हिंदी बोलते थे। तो हमारे यहाँ हिंदी भी तो इंग्लिश ही समझते थे लोग। अच्छा हिंदी जब मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए किसी इंटीरियर गांव में चला गया और हिंदी बोलता, अच्छा इंग्लिश बोलता रहा। ये स्थिति थी कि इंग्लिश बोलता रहा और हिंदी भी इंग्लिश है उनके लिए। तो हम लोग तो वहां से हैं। अच्छा। तो हिंदी सीख रहा था मैं उनसे, और बहुत सारी चीजें सिखा रहे थे, वो अभिनय के बारे में बता रहे थे, तो मैं सीख रहा था। और उस समय बहुत सारे नाटकों के संवाद तैयारी करवाना कि परफॉर्म करो, एक आइटम तैयार कर लो ऐसे। तो उसमें जैसे मैं सभी जगह जिक्र कर रहा हूँ, अश्वत्थामा भी था जो मैं करता था। उसमें एक गंधारी का स्पीच है, वो भी करता था। मोहन राकेश का एक स्पीच है काले कोट वाला, जो आता है और इंट्रोड्यूस करता है प्ले के पहले, उसका स्पीच। तो ऐसे बहुत सारे प्ले के, जिसमें लेकिन फेमस में अश्वत्थामा के लिए हो गया, क्योंकि वो थोड़ा ओवर चीज़ें हैं, चिखता चिल्लाता है और चीज़ें करता है, तो लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा करता था। तो बोलता अरे आ गया वो अश्वत्थामा आ गया, और मुझे भी मजा आता था, थोड़ा माहौल बना हुआ। तो फिर वो चलने लगा। फिर फिल्म से इंट्रोड्यूस करा उन्होंने, बोला कि सारी फिल्में तो देख ही रहते, शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, सलमान खान का हूँ, उनका तो ये हूँ कि ये आदमी कौन है भाई, खड़ा होता है और लोग पागल हो जाते हैं, तो कुछ तो ईश्वरीय है। तो ये एटीट्यूड, नॉर्मल इंसान खड़ा हुआ नहीं होता, ये खड़े होते हैं हो जाता है, तो ये तो कुछ अलग है। तो ईश्वर ने सबको अलग अलग दिया, इनमें तो दिया है कि खड़ा ही हो जाते हैं, बाकी तो अपने आप को नोटिस कराने के लिए कूदेंगे फानेंगे चीजें करेंगे। हाँ, और ये व्यक्ति तो बस खड़ा होता है और लोग फैन हो जाते हैं, तो भाई तो अलग ही है। तो मैं इनका फैन सबका रहा हूँ भी। तो फिर लेकिन उन्होंने कहा सर ने कि ऐसी भी फिल्में देखनी चाहिए और ऐसी सारी चीज़ें हैं, तुम देखो और समझो। तो मुझे याद है कि बिहार के ही लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं प्रकाश झा, बिल्कुल, तो उनकी एक फिल्म है दामुल, मैं पहली बार देखा, 7वीं क्लास में ही था, मतलब अब फाइनल एग्जाम की सारी कहानियां 7वीं 8वीं में ही हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दामुल देखते मैं हिल गया, और साइकिल से घूमता था, सीडी कैसेट इकट्ठा करता था, कहाँ मिल जाए। तो उसमें DVD भी आ गया था, तो उसमें 4 फिल्में हो जाती थी, जैसे आप लेने जा रहे हो वैसे ही रिकमेंडेशन होते थे। तो मुझे याद है कि बैंडिट क्वीन में अंडर एज ही देख गया था, क्योंकि रिकमेंडेशन में था, शेखर कपूर की है ना, हाँ उन्हीं की है। तो देख गया और मैं हिल गया कि ये क्या, तो अलग ही फिल्म है, पूरा रियल गंदे लोग हैं, बाल ऐसे बिखरे हुए डाकू हैं। और तब मुझे पता चला जिनके ऊपर वो फिल्म बनी है बैंडिट क्वीन, उनके बारे में पता चला। तो सारी चीज़ें मेरे लिए अलग थी। मेरा मस्तिष्क जो है खुल गया, जी कि यार ये तो हाँ कि ये तो अलग ही है। फिर उसी समय मैं एक डॉक्टर की मौत, नसीर साहब की पार, और इनकी फिल्म सत्या उत्या तो देख ही रहा था, मनोज वाजपेयी सर का तो था कि यार तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो मंडी हाउस जाना है इसके बाद। तो उस दरमियान मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, बहुत सारी फिल्में। पंकज कपूर की जो है उनका देखा, एक डॉक्टर की मौत, ओमपुरी साहब की देखा, मुझे याद आक्रोश नाम था या कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं हिल गया ऐसी सारी फिल्में देखकर। और मैं जब भी टाइम मिलता था अपना CD शुरू करता था, रूम बंद करता था, देखता था। तो मुझे टेस्ट जो है डेवलप होने लगा कि अरे बाप रे, अभिनय करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, ये अलग असर डाल रहा है, ये लेवल चाहिए। तो मैं और ज़्यादा प्रश्न मेरे होते थे, सर जो है उसको वो करते थे, मेरी अंदर की आग जो है उसको बुझाने की कोशिश करते थे। और ऐसे बहुत सारे लोग भी उस समय। तो उसी समय हुआ कि मेरे पिताजी ने कहा कि देखो तुम्हें एक्टर बनना है तो ठीक है, अब कह रहे हो कि दिल्ली जाऊँगा तो जाओगे, 12th बाद कह रहे हो जाओगे, फिर मुंबई जाओगे, जहाँ भी जाओगे, लेकिन अभी जब भी हो आराम में तो अपनी फोक भी सीख लो, अपना जो फोक है, कल्चर है वो भी सीखो, क्योंकि जितना ऊपर जाना है ना तुम्हें उतना ही नीचे भी जाना पड़ेगा, बेस मजबूत चाहिए। वो वाह क्या बात बोली जी। तो मेरे कान में पिताजी ने डाला और इतना प्यार कि उनको लगा कि छूट ना जाए, अगर दुनिया से लड़ तो सब कुछ तो आना ही चाहिए, आधुनिक चीज़ें, लेकिन अपना जड़ भी समझो। तो उनके वजह से कहने से मैं अपना फोक सीखने में लग गया। बिहार के और भोजपुरी के वो नाटक में शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर, उनकी बहुत सारी रचनाएं पढ़ना शुरू किया।
मुझे याद है कि मैं पटना जाता था भाषा परिषद में और वहाँ से किताब रिकमेंड, तो वो जो बच्चे क्या पढ़ेगा ये, और मैं मंगाता तो पहचान गए थे लोग कि ये जानेगा और समझेगा, सब कर रहा है। तो मैं उनके बहुत सारे प्लेज किया, उनके साथ जुड़े रहा, उनके जो बचे हुए लोग थे ग्रुप के, उनके साथ रहा, उनके सानिध्य में रहा, तो उनकी फोक म्यूजिक जो है, विदेशिया कल्चर जो है, सब कुछ सीखा, महेंद्र मिश्र को सीखा। उसी समय एक भोजपुरी के बहुत बड़े राइटर थे, जिंदा नहीं थे, मतलब उनका नाम था, अभी इस दुनिया में नहीं है, तो महेंद्र मिश्र के आसपास ही या उनसे पहले उनका जिक्र है कि माना जाता था कि उनका लिखा हुआ रचना कोई गा ले तो वो गायक माना जाएगा। तो मैंने घर पता किया कि कहाँ है, जानना पड़ेगा इनके बारे में, छोड़ा नहीं कुछ भी। हाँ, तो मेरे पास उस समय 8 में आ गया था, तो बाइक चलाना सीख गया था। तो मेरे पास सेकंड हैंड बाइक थी और उसमें बड़ा माइलेज ज़्यादा देता था, तो कम पैसे में तेल डलाओ और घूमते रहो। पैशन दिया, पैशन नहीं, पैशन ये थी, जैसे प्रोडक्ट का नाम ले ले, हाँ, प्लेटिना, मैं बोल रहा हूँ, तीसरी मेरी वही थी, प्लेटिना सिल्वर कलर की, तो उससे वो घूमता था मैं उसके, तो उससे गया और मुझे पता चला कि आरा शहर के नज़दीक ही उनका घर है, पवट, तो वहाँ मेरा एक रिलेशन भी है, मेरे दीदी जहाँ शादी हुई है, जीजा जी का मामा घर, तो मैं रिलेशन जोड़ के गया उधर कि हाँ मिलवाओ लोग, कौन घर था, तो है नहीं, लेकिन उस आभा मंडल से बहुत कुछ सीखा कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें हुई। तो वो संगीत भी सीख गया मैं, अरे वाह, वो गाना भी सीख गया कि अरे अच्छा ये गाना था, तो बोला ये तार सप्तक से गाते हैं लोग, तो अच्छा तो मैं रियाज करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाहता था, तो मैं सीख गया, गाना सीख गया और वो सारी चीज़ें। तो पिताजी के कहने से नृत्य, लौंडा नाच सीखा मैं। अरे वाह, हाँ, लौंडा नाच मुझे आता है, वो दिल्ली रंगमंच में रिक्रिएट भी किया था, रंगमंच में मैंने। तो वो सारी चीज़ें पिताजी के कहने से मैं वहाँ सीखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 12th बाद जाओगे, जब यहाँ हो तो सब चीज़ ले लो ना, सीख लो ना, काम आएगा अभिनय में। तो उनके कहने से वो सारी चीज़ें सीखा वहाँ पे। फिर मैं इंतज़ार कर ही रहा था उस समय कि कब 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो, मैं मंडी हाउस पहुँचूँ। और जी, एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट कब आएगा ये नहीं सोचा, बोला आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है, और मैं मंडी हाउस पहुँच गया। हालांकि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हो गया, सब खुश, अरे भाई, अरे भैया। और उस समय रिजल्ट खराब था, परसेंटेज फेल ज़्यादातर लोग थे, और मैं उसमें फर्स्ट डिवीज़न था, तो लोगों का अरे भाई, तो क्योंकि इसका कारण ये भी है कि इधर से इतना स्ट्रांग हो चुका था मैं कि वो सिलेबस हल्का लगता था, तो अपने मन से लिखता था कि हाँ तैयारी अभी नहीं हुई है, वो बहुत टाइम से चल जी, तो वैसे लिख देता था। तो 12th बाद मैं मंडी हाउस आ गया। फिर जब यहाँ पहुँचा तो उन्होंने ही रिकमेंड किया, जो भी हमारे सीनियर था आरा में, कि इसका बेसिक क्लियर है, तो यहाँ जाए तो इसको यहाँ से जो ऊपर ले जाए उनके पास जाना चाहिए, भटके ना इधर उधर। तो जब मैं मंडी हाउस आया तो उस समय के मेरे हिसाब से हिंदी रंगमंच में उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं था, श्री महेंद्र मेवाती, नवाज भाई के, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के एक बैच सीनियर है वो, और अब नहीं है दुनिया में, तो वो सीनियर और बड़े उम्दा एक्टर। जब रंगमंच में पहुंचा मैं यहाँ पे मंडी हाउस में, तो मुझे पता चला कि कितना बड़ा एक्टर। तो मैं उनके चरणों में रहा, उनके सानिध्य में रहा और तमाम चीज़ें जो सीखना शुरू किया, और उन्होंने और तरीके से उन्होंने बोला कि अब इंटरनेशनल एक्टर भी बनना है, चीज़ें करना तो ऐसे, तो बाहर की फिल्मों से इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, उन्होंने करा। तो मुझे पता जब पहली बार अल पचिनो को मैंने दिल्ली में जाना कि अल पचिनो एक्टर हैं और वो करते हैं, फिर उनकी सारी फिल्में रिकमेंडेशन, हाँ सर बताओ ना, तो बोले स्कारफेस देख, वो देख, तो सब फिल्में देखना शुरू किया। हाँ, तो वो सारी चीज़ें दिल्ली में, और वाईफाई होता था पीजी में, मैं बस खाली टाइम में वही करता था। और बाहर के लिटरेचर से भी करा उन्होंने, शेक्सपियर तो बचपन में ही चीज़ें पता चल गई थी, तो बाहर के बहुत सारे, तो मुझे याद है मेरा फेवरेट हो गया था, मैं उसको ड्रामेटाइज कर दिया था। एक रशियन लिटरेचर है, क्राइम एंड पनिशमेंट, उसको ड्रामेटाइज कर दिया अपने नाटक के हिसाब से, उसको परफॉर्म भी करने वाला था। वाह जी। और तो मौका, पैसे चाहिए थे उसको बड़ा प्रोडक्शन के लिए, लेकिन तो सोचा कि जब होगा करूँगा, लेकिन इसको तैयार करके कहीं परफॉर्म करते हैं। तो जहाँ मौका मिलता था, जो भी एक्टर सेलेक्ट किया था उन्हें परफॉर्म कर देते थे, लोगों को अरे भाई तो करता है। तो ये सारी चीज़ें महेंद्र मेवाती सर के सानिध्य में सीख रहा था, उनके चरणों में बैठ के निरंतर सीख रहा था। तो फिर एक समय आया कि लगा कि मुझे एक अलग प्रोडक्शन करना चाहिए अपना, लगा कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मुझे नाटक करना चाहिए अपना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कर ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ, तो एक अपना भी अंदर से हाँ आता है कि अब अलग होना चाहिए और थोड़ा करना चाहिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा था। शहादत हसन मंटो का शॉर्ट स्टोरीज है, उसको ड्रामेटाइज करता था, वो सारी चीज़ें, नेगेड वॉइस मुझे पसंद था, वो नंगी आवाज़ है, तो वैसे चीज़ें कर रहा था। लेकिन नेटुआ का प्रभाव था मेरे जहन पे, बचपन में जो कानों में डाला गया था कि मंडी हाउस में मनोज वाजपेयी नेटुआ किया करते थे और बहुत फेमस हुए थे। तो जब मैं पहुंचा, मंडी हाउस में था उस समय, तो मुझे लगा कि सारी प्ले हो रहे हैं तो थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है, लोग एक ही तरह के प्ले देख रहे हैं, तो ये सही समय है कि ऐसा कुछ स्क्रिप्ट ढूंढा जाए और किया जाए, तो लोगों को नया रस मिलेगा, मजा आएगा। तो मैंने एक स्टोरी ढूंढा
उसको इम्प्रोवाइज किया और एक प्रॉपर 1.5 घंटे का नाटक बनाया जिसका नाम था चैत का लौंडा। चैत का लौंडा जी। अच्छा। वो चैत एक मौसम होता है कटने के समय, होली के बाद जब फसल कटती है, तो उसी में एक लौंडा होता है जो बाबू साहब के द्वार पे नाचता है उसी मौसम में खास करके, और पूरे साल वो मजदूरी करता है और उस मौसम में लेकिन इतना कमा लेता है कि उसका चल जाए। और केवल बाबू साहब लोग, बड़े लोगों के, मतलब रसूख वाले लोगों के द्वार पे नाचता था। तो एंटरटेनमेंट का साधन यही था पहले। तो वो रिसर्च किया हमने, उसके बारे में पता किया सारी चीज़ें, और इम्प्रोवाइज करते करते 1.5 घंटे का नाटक बना दिया। और बनाने के बाद बहुत सारे एक्टर जो वहाँ घूम रहे थे कि नाटक करना है, बोले आजा ऑडिशन दो, एक नाटक कर रहा हूँ मैं। उसमें से सेलेक्ट किया जो भी मंडी हाउस में थे, और एनएसडी के जितने दोस्त थे हमारे अंदर थे, जो बाहर थे पास आउट, सबसे मदद ली कि भाई सपोर्ट करो, ऐसा कर रहा हूँ। तो सबका सहयोग रहा। और श्री राम सेंटर जो मंडी हाउस में, उसमें मैंने नाटक वो किया पहला, और इतना बड़ा हिट हुआ कि मैं रातों रात चर्चा में आ गया। मंडी हाउस में नाम हो गया कि यार कोई एक्टर आया है, बड़ा कमाल कर रहा है। मुझे याद है कि जब ऑडिटोरियम में जिस दिन शो था, मैं ग्रीन रूम में था, तो एक मेरे सहयोगी दौड़ कर आए, बोले कि विशाल भाई कमाल हो गया। मैंने क्या हुआ? जितने लोग अंदर है उतने बाहर हैं। अरे वाह। ऑडिटोरियम की तरफ से कंप्लेन आ रहा है, कितना लोग आना है, तो पहले बताना था ना आपको। हमें उम्मीद नहीं थी, और लोग बाहर खड़े थे, लोग बेचैन थे। तो मेरे अंदर हौसला बढ़ गया कि भाई अब पर्दा उठने जी जान लगा देना है, जैसे ही कर्टन उठेगा, पर्दा उठेगा, तो जी जान लगा देना है। तो मुझे याद है कि जैसे ही पर्दा उठा ना, तो मुझे लगा कि मैं ऑडियंस के बीच में बैठा हूँ। मंच के नज़दीक तक लोग बैठे हुए थे, कुछ नीचे जी। तो अब हौसला समझ सकते हैं कि नए लड़के के लिए क्या होगा। और मैंने जी जान लगा दिया, और शो ख़त्म होने के बाद 10 मिनट से ऊपर ही स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे जी। तो उसके बाद जो भी मैंने नाटक मंडली रजिस्टर करवाया, उसका नाम स्टैंडिंग ओवेशन रखा कि लोगों ने इतना प्यार दिया। और मैं रातों रात चर्चा में आ गया मंडी हाउस में कि कोई एक्टर आया, अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसकी भी तैयारी चल रही थी ना। तो वहीं किसी भीड़ ने नजर मारी और पंचायत का सिलसिला वहीं से? नहीं। तो उस समय तो हुआ कि बहुत सारे जो सीनियर थे उन पास बैठाना शुरू कर दिया कि यार अच्छा करता है, समझाना, सिखाना, बताना। तो बहुत सारे लोगों से नज़दीकी बढ़ गई, एनएसडी के अंदर हो या बाहर हो या तमाम अलग इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, तो उनके साथ बैठना, मतलब होता है कि पास बैठाने लगे कि हाँ अच्छा करता है, हाँ बैठ, मेरे बता क्या चाहिए। तो मदद मिलने लगा। मुझे याद है कि यहाँ मैं पुस्तकालय में जाता था, संगीत नाटक अकादमी के, तो वहाँ कम पैसे में मुझे अनुदान दे दिया गया कि आप पढ़ो। उसके वजह से जी। तो मैं जितनी भी उपलब्ध चीज़ें कोशिश करता था पढ़ जाऊँ या फोटो कॉपी करा के ले जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मंडी हाउस में हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे तो सिनेमा करना है, क्योंकि ट्रेन आरा से खुली है, तो मंडी हाउस होके मुंबई जाएगी, क्योंकि ऐसे मुंबई तो नहीं जाना था, सीख समझ के और सब कुछ करके जाना था, तैयार होके। तो अब वो समय लग रहा है कि जाना चाहिए। तो मेरे साथ जो थिएटर करे थे वो भी मुंबई पहुंच गए थे। कौन से साल में आ गए हम? मैं 19 क्लास में पहुंच गया था, कोविड से 3-4 महीना पहले। ठीक है जी। तो वो 16 की बात है, जब प्ले हिट हुआ ना, वो 16 की बात है। हाँ, 16 वहाँ पहुंचा, लोग बोलने लगे कि यार सीरीज बन रही है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, तुम्हें काम मिलेगा, पहुंचो, अच्छा करते हो। लोग जानते भी हैं, क्योंकि दिल्ली रंगमंच में जो अच्छा करते हैं थोड़ा कास्टिंग वाले भी जानते हैं, क्योंकि कास्टिंग करने आते हैं, जाते हैं, तो तुम्हें लोग जानते हैं चीज़ें, जाओ पहुँचो कि हाँ मैं यहीं हूँ। तो वहाँ पहुँचा, लेकिन पहुँचने के बाद मुंबई में हुआ कि वो तो इतना बड़ा शहर है कि बताना उसमें बड़ा मुश्किल होता है, भैया मैं एक्टर हूँ। ये बड़ा मुश्किल है कि भैया मैं एक्टर, सब एक्टर हैं, सब तो एक्टर ही हैं। हाँ अच्छा ठीक है, तो आओ एक्टर हो। तो 3-4 महीना तो बड़ा दुख हुआ कि अरे बाप रे। ये इसलिए नहीं कि मैं एक्टर हूँ, नहीं जान रहे हैं, क्योंकि शहर ही इतना बड़ा है। तो ये होता कैसे बताऊँ कि मैं एक्टर हूँ। या खाने में होता है कि अब टेस्ट चेंज हो गया, खाना पीना सब चेंज हो गया। समंदर का भी नहीं देखा था हमने, मतलब रियल लाइफ में नहीं देखा था कभी, तो डर लगता था मुझे। रात में उसकी आवाज़ आती थी ना, वो समंदर की अलग ही आवाज़ होती है। हाँ, तो जहाँ रुका हुआ था ना शुरुआती दिनों में, वहाँ रात में आता तो मैं उठ के बैठ जाता था, अरे बाप रे कैसे बताऊँ, इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा शहर, इतने तेज हैं लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं। कोई मेंटोर, कोई दोस्त वहाँ, कोई मित्र जिसने? तो फिर ये रोड पे मैं भटकता था कि मुझे कम से कम यही तो पता चल जाए कि ये सड़क कहाँ जाएगी। जुहू जा रही है ना, पता कर लेता हूँ जुहू कैसे जाते हैं लोग, अंधेरी में लिंक रोड कैसे जाएंगे। तो ये पानी का बोतल लेके घूमने लगा पैदल। तो घूमते घूमते बहुत सारे मेरे सीनियर रोड पे ही टकरा गए, अरे कब आया तू यहाँ है? हाँ तो सुनो ये चाय दुकान पे मिलो ना शाम में। तो मैं वहाँ गया, देखा कि अरे ये भी खड़े हैं यहीं पे, ये भी यहीं पे। तो फिर धीरे-धीरे हाँ, तो वो एक चाय दुकान पे हम लोग मिलने लगे, और फिर इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होने लगा। फिर उन लोगों ने कहा यहाँ शिफ्ट हो जाओ, उसके साथ रहो। तो सारी चीज़ें फिर जो शुरू हो गई। फिर उन लोगों ने रिकमेंड करना शुरू कर दिया कि इस कास्टिंग वालों से मिल, मेरा नाम ले लेना, क्योंकि वो तुम्हें वो करेगा। तो फिर उनका नाम लेके कास्टिंग वालों से सबसे मिलना शुरू किया। और वहाँ पहले छोटे छोटे रोल में ऑडिशन करते हैं लोग, तो अपना तो काम है कि भाई कैमरा लगा दो, मैं करूँगा, कैमरा तो लगाओ, अब बताते हैं। हाँ तो वो लोग करते थे।
तो उसमें अच्छा मैं लगने लगा उन लोगों को, तो उनको लगा कि इसको ठीक ठाक रोल में टेस्ट किया जाए, अच्छा करता है। तो फिर बड़े रोल में ऑडिशन करने लगे। जैसे कि फिल्मों में प्राइमरी पार्ट होता है, सेकेंडरी होता है, ऐसे बहुत सारे वो हैं। तो मुझे प्राइमरी पार्ट में बड़े फिल्मों में ऑडिशन होने लगे, तो मैं शॉर्ट लिस्टेड भी होने लगा। तो बड़ा खुश होता था उस समय कि अरे भाई शॉर्ट लिस्टेड हो गया फलाने एक्टर के साथ, अब तो अगले दिन से खेला शुरू हो गया, ऐसे लग रहा था। और मैं यारी रोड पे जहाँ रहता हूँ खुशी में घूमता था, तो कोई भी सीनियर मिले, दादा हो गया है, उसमें मिल गया, शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ। क्योंकि आप जब टॉप 2 टॉप 3 में पहुँचते हो और जो कोई नहीं जानता था तो खुशी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस खुशी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि केवल शॉर्ट लिस्टेड ही हो रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था मैं। तो एक समय होने लगा कि यार समय निकल रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है, तो सपना यहीं रह गया, ऐसे ही रह जाएगा क्या। तो उस बीच में छोटे छोटे काम मिल रहे थे, तो उसमें भी मैं सोच रहा था कि अच्छा सेट पे जाऊंगा तो लोगों को आकर्षित करूंगा अपनी ओर, मेहनत करूंगा, अच्छा करूंगा तो कोई रिकमेंड कर देगा कि आया था करने, अच्छा करता है। कास्टिंग वालों से कर दे, या एक्टर को एक्टर है तो वो भी कहीं कर दे, या डायरेक्टर कर दे। तो एक एक दिन का भी काम जो है मिला, जो भी कर रहा था मैं, तो कोशिश करता था कि नज़र में आ जाऊं, और सबको अच्छा तारीफ करते तो लगता था ये कोई रिकमेंड करते हैं वहाँ, तो ये होता भी था। बोलते थे यार वो अच्छा किया है, या कास्टिंग वाले ने जो भेजा उनको भी बताया तो उनको भी अच्छा लगता है कि एक्टर भेजा तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जो मैं करना चाहता था और जिसमें ऑडिशन कर रहा था उसमें हो नहीं रहा था। तो चीज़ें बड़ा वो होने लगा कि अरे भाई हो नहीं रहा है, तो निराश होने लगा। तो जस्ट 1 साल पहले की बात है, पंचायत की शूट जब कर रहे थे, उससे कास्टिंग 2-3 महीने पहले, 2 महीने या एक ऐसे 1.5 महीने पहले चल रहा था। तो उसी समय हुआ, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, और हमारी लेट पैदाइश है, माँ बाप बुजुर्ग हैं। तो अचानक मैं घर गया, और मैं गया तो माँ को पैरालिसिस मार दिया है पूरी तरीके से, बेड पे। मतलब रिस्पॉन्स कर रही है केवल, आप समझ रहे हो, बहुत बुरा है जी। तो शौच के लिए ले आना, वहीं कर दिया, साफ करना, सारी चीज़ें। तो मैं तो टूट गया, हिल गया, क्या अरे बाप रे। और सबसे बड़ी डर ये सता रही थी कि परिवार में और कोई भाई? जी, मेरे बड़े भाई हैं, विकास यादव नाम है उनका, मुझसे 3 साल बड़े हैं। तो सब लोग हम लोग पहुँचे, लेकिन बड़े भाई साहब जॉब करते हैं तो उनको जाना पड़ेगा क्योंकि पैसे आएंगे। मैं नहीं काम कर रहा हूँ ना, तो बड़े भाई साहब काम करेंगे तो पैसे आएंगे, 4 पैसे आएंगे घर में, तो सब कुछ तो मिला के चलता है चीज़ें। हालांकि मेरे पिताजी रिटायरमेंट हो गए तो उनका पेंशन है, और बड़े भाई साहब कमाते हैं तो उनको जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। और मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे बड़ा वो हो रहा था कि अरे भाई। तो ऐसा एक डर भी मन में आने लगा कि यार कुछ होनी हो गया, और तो किसको बताऊंगा कि मैं एक्टर हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी होगी ना कि माँ को बताऊंगा कि भोजपुरी में कि भाई देख हम वही फिल्म में वही एक्टर के साथ काम के लिए बनी हमारा सिनेमा। तो ये डर लगता था कि बता पाऊंगा, मतलब आप समझ रहे हो। तो वो डर सा था, मैं सुबह ही उठ जाता था, बेचैनी होने लगता था, पसीने आने लगते थे कि अरे यार अब क्या होगा, कैसे होगा, अब वहाँ काम भी नहीं है, होगा भी तो किसको बताऊंगा, कैसे, वाली सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में बात आने लगती है। तो वो बड़ा दुखद रहा मेरे लिए। लेकिन उसी समय मेरी छोटी बहन है लाला यादव, तो उसने कहा कि अरे यार देखो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, चलेंगी, ये परिस्थितियाँ जो हैं, तो इसे लड़ा जा सकता है। तो लड़ते हैं ना, चीज़ों से लड़ते हैं, क्या बात है। तो तुम जाओ मुंबई जाओ, और ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ, देखती हूँ कैसे क्या होता है। और उस डॉक्टर के पास ले आना है, किसी का घर वालों से सहयोग लूँगी, किसी को बुलाऊंगी, करूँगी, कर लूँगी। तुम जाओ, क्योंकि लोग तुम्हें अब जानने लगे हैं, ठीक ठाक प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्टेड होते हो, तो किसी दिन तो आएगा कि कोई डायरेक्टर बोलेगा कि ये रोल विशाल यादव करेगा, तो आएगा, तुम पहुँच गए हो, बस एक स्टेप की ज़रूरत है आगे बढ़ने की। तो तुम जाओ, तुम छोड़ो मत, तुम जाके निरंतर स्ट्रगल करो, तुम वहीं रहो, क्योंकि यहाँ जाओगे तो लगता है कि कहीं दूर चला गया, तो सारी चीज़ें। तो उसने मुझे पुश किया, तो मैं तो दहल गया था, मैं अपने सीने पे पत्थर रख के निकला था घर से, क्योंकि माँ की स्थिति देखकर जवान बेटा चाहता है कि अपने माँ को कैसे भी ठीक कर दूँ अपने आँख के सामने। आप सोच ही रहे, समझते ही होंगे क्या होता है। तो अपने कलेजे पे पत्थर रख के मैं घर से बाहर निकला हूँ, और रोते हुए निकला, और आंसू दिखा नहीं रहा था किसी को, घर से बाहर, और पटना पहुँचा, फिर पटना से वहाँ। तो फिर घर वाले आसपास भी ताना मारते हैं कि जवान बेटे दोनों बाहर चले गए, माँ बाप बुजुर्ग हैं, कैसे बेटे हैं ये। तो मेरी बहन को सुनाते थे वो सब लोग, मेरी बहन बोलती थी, तो फिर वो बोलते अरे नहीं सब बेकार बातें हैं, अच्छा करोगे ना सब यही तारीफ करेंगे। हाँ, वो बोलते हैं, वही बात कर रहे होंगे अभी। जी बिल्कुल, कल बात हुई है, नहीं आज सुबह में बात हुई है बहन से, और वही लोग जो है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत हाँ के नाम कर दिया, वो कर दिया। तो मैं बोला लाला से कि देखो ये समय है, समय से बड़ा कोई हुआ नहीं है, तो हम लोग मेहनत करते रहते हैं, प्रयास किया जाए जितना कर सकते हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है, और मेहनत करना है, जितनी जिम्मेवारी आएगी और मेहनत करते रहना है। तो मैं लाला की वजह से, कहने की वजह से मुंबई आया, और 15 दिन बाद ही मेरे हाथ में पंचायत की स्क्रिप्ट आ गई।
अरे वाह। जी। तो किसने किया आपको शॉर्टलिस्ट? ये मुंबई में बहुत बड़ा कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग बे, जिसके मालिक हैं अनमोल आहूजा सर और अभिषेक बनर्जी सर। अभिषेक बनर्जी एक कमाल के एक्टर हैं, आप जी जानते हैं। पाताल लोक वाले। हाँ हाँ, तो उन्हीं का है, वो दोनों मालिक हैं, वही चलाते हैं। तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, तहे दिल से शुक्रिया हम लोग का, और बहुत प्यार है जी। जितना थैंक यू कहूँ उतना कम। क्या जर्नी है भाई, क्या जर्नी है यार। उन लोगों ने, मुझे आपकी बात से ना एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप वो परफेक्ट एग्जाम्पल है उस स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए या उस इंसान के लिए कि भाई मेहनत नहीं छोड़नी है, अपना काम और क्राफ्ट नहीं छोड़ना है। जी जी। जब जहाँ तक आप पहुँचे हो उसकी बहुत बड़ी वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत में सबकी होते, किस्मत सबकी चमकेगी, पर उसके साथ साथ जो मेहनत का जो पार्ट आता है ना, वो आपने पूरा निभाया और तहे दिल से निभाया, पूरी शिद्दत से निभाया। और मुझे लगता है ये सिर्फ आपकी शुरुआत है जी। ये तो छोटा सा एक जो है हमारा एक टीजर है, और जो आपका भंडार है जो आपने भर रखा है, जो आज मैंने जिससे मैं रूबरू हुआ हूँ, बहुत जल्दी बहुत सारी ऑडियंस जो है उससे रूबरू होगी। तो मेरे भाई एक बार फिर से मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूँ। तो ये चलिए जी, आपकी जर्नी तो हमने जान लिया। अब ये बताइए वो सड़क बन रही है या नहीं बन रही फिर? देखिए अगले सीजन में बन जाएगी? वो डिपेंड करता है क्या लिखा जा रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता, क्योंकि ऑफिशियली आ जाता तो बिल्कुल बता देता हूँ, आ जाएगा कुछ दिनों में जो भी है। अच्छा। लेकिन ऑफिशियली हमारे पास खबर नहीं है। जब कंप्लीट हो जाता है तो खबर एक्टर के पास किया जाता है कि ये सारी चीजें अब ऐसे करना है। थोड़ा सा हम अपने सेगमेंट्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? बातचीत में तो आपने आई थिंक सभी बता दिया, ऐसा कुछ रहा नहीं जो मैं पूछ पाऊँ। मेरे बहुत सारे सवाल, तो उन सब सवालों के एक एक करके मेरे को सब जवाब मिल चुके हैं कि मैं जो पंचायत है उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको मैं नाम लूंगा उनके, तो उनको आपको एक लाइन में डिफाइन करना है। वो कुछ भी हो सकता मतलब है, अच्छा बुरा कैसा, सीरीज के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से, वैसे अपने रियल लाइफ व्यक्तित्व के हिसाब से भी आप उनको बता सकते हैं कि आपका उनके बारे में क्या कहना है एक लाइन में, अगर आप कहना चाहेंगे तो। तैयार है? हाँ। तो सबसे पहले मेरे फेवरेट इस सीरीज के रघुबीर यादव उर्फ प्रधान जी। अरे रघु सर तो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि अभिनय क्षेत्र में जब आप आते हो तो विभूति हैं ये लोग। उनके बारे में जानना सीखना शुरू करते हो आप, और इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। नज़दीक तो था नहीं, दूर से। तो जब नज़दीक आया तो ये कोशिश जरूर कर रहा था कि सूरज की जो रोशनी आ रही है इनसे टकरा के मेरे ऊपर आ जाए, ताकि मैं भी उनके तरह अभिनय कर पाऊँ। ऐसे बहुत सारे बड़े उम्दा कलाकार हैं। उस तो इसमें आप ससुर कहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनके बहुत सारे जो काम है नहीं बहुत कब से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, नीना गुप्ता जी उर्फ मंजू देवी जी। नीना जी तो बड़ी वो हैं, खुश मिजाज हैं और बड़ा वहाँ, और वो रौनक और माहौल बना के रखने वाली है। हाँ, अरे पूरा अपना वो फैशन से इतना अपडेट रहती हैं, वो फैशनेटेड हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस एज में फैशन और सारी चीज़ें, तो फैशनेटेड हैं आप उनसे। आप देखोगे तो फैशन की समझ इतनी जो अच्छी हैं, और बड़ा हिलेरियस हैं, हंसते रहती हैं और हंसाते रहती हैं। चलिए, फैजल मलिक जी उर्फ प्रहलाद शाह। अरे बड़े अच्छे इंसान हैं वो जी। सेट पे तो बोले भाई तुम्हारा सीन है, करो। अरे वाह। हाँ, परफेक्ट इंसान, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने सेट पे देखा और जो वैसे देखा, बिल्कुल जी बिल्कुल वैसे कि भाई तुम्हारा सीन है, तुम करो, मैं हूँ। तो बड़ा भाई वाला जो है, वो प्रहलाद भैया ही है, तो भाई वाला ही फील आता है। ओके, जितेंद्र कुमार उर्फ अभिषेक त्रिपाठी। कमाल के, उनको देख के जो इन्वायरमेंट बनता है ना कि जीतू सर आ गए, जीतू सर आ गए, वो मतलब वो सचिव जी आ गए, सचिव जी जी, तो टीचर वाली भी फीलिंग आती है। आप देखो कि जैसे कि नया नया टीचर कोई बहाल हुआ है और कोई स्कूल में जा रहा है पढ़ाने, तो वैसा भी फील आता है। अच्छा, ओके, चंदन रॉय उर्फ विकास। बहुत बढ़िया। उनको देख के हर गांव में जो है सभी लोग हैं ऐसे मिल जाते हैं, तो कोई कोई मित्र भी वैसा ही है, तो मैं रिलेट कर जाता, अच्छा ये तो विकास जी जो हैं मेरे फ्रेंड की तरह ही है। हाँ। ओके, सनविका उर्फ रिंकी, उनसे हुई मुलाकात? नहीं, उनसे इंटरेक्शन मेरा नहीं हुआ जी। ओके, पंकज झा उर्फ विधायक जी। उनसे भी मेरा उनसे नहीं हुआ है। आभा शर्मा उर्फ अम्मा। अरे उनका मेरे साथ ही था। आभा शर्मा कमाल की एक्ट्रेस हैं, आप देख ही पा रहे हैं उनको, और बड़े अच्छे इंसान हैं। बहुत ही मतलब जो क्या काम किए इतना सा, पर वो ऐसा है ना कि छाप छोड़। जी। और जिस एज में है और उस एज में शूट करना, और इतनी धूप थी, तो वो एनर्जी में सीख रहा था कि इस एज में भी अभिनय के प्रति इतना जो है पैशनेट होना। तो मैं तो लर्निंग हमेशा शुरू रखता हूँ अपना, तो उनसे चीज़ें सीखा। इस एज में किसी के सहारे से सेट पे पहुँचना, फिर अभिनय करना, अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। और उनका प्यार जगमोहन के प्रति बड़ी प्यारी है वो। तो सबके लिए फ्रूट आता था तो हम लोग तो अपना खा जाते थे, तो लेकिन बोलते थे जगमोहन बेटा एक खाओ मेरे में से, खाओ। तो मैं प्यार से खाता जरूर था उनके साथ, तो बड़ी प्यारी इंसान है। ओके, दुर्गेश कुमार उर्फ भूषण शर्मा। दुर्गेश भैया तो सीनियर हैं, हमारा ऐसे भी है भैया की तरह है, तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। आप देख रहे हैं बनराकस माहौल बनाए हुए हैं, अलुआ मीटिंग, खाइए मीटिंग। हाँ, तो बस भैया तो क्रैक कर दिए हैं, तो बड़े अच्छे इंसान, बढ़िया। ओके,
अशोक पाठक उर्फ विनोद। जी, अशोक पाठक, उनको भी भैया बोलता हूँ मैं। तो लेकिन मैं इससे पहले नहीं मिला था उनसे, लेकिन वो भारतीय हिंदू नाटक अकादमी के हैं, तो उनके बहुत सारे सीनियर या जूनियर हमारे आसपास मित्रगण हैं, तो उनके बारे में। लेकिन सेट पे मैं गया, पहले दिन तो कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा था, तो मेरे आसपास ही रूम था उनका, तो उनको पता चला कि जगमोहन आया हुआ। बोला कौन है जगमोहन? तो मैं आया, बोला अरे आओ बाबू आओ। तो बड़ा प्यार मोहब्बत से कैरेक्टर उसी जोन में रहते हो। अपने रूम में बुलाया, खाना मंगाया, साथ में खाना खिलाया। तो भैया वाले ही बात है उनके साथ। कीजिए मीटिंग। बढ़िया यार, ठीक है जी, बहुत बढ़िया यार, अच्छे आपने जवाब दिए। इसका नाम है दिल खोल के बोल। तो जैसे ही आप बात कर रहे, जैसे आप इंसान है, आपको ज्यादा लोड लेनी नहीं पड़ेगी इसमें। एक वर्ड मैं आपको बोलूंगा, ठीक है? जो शब्द सुन के पहली चीज आपके दिमाग में आती है, कोशिश करिएगा एक ही शब्द में या मैक्सिमम एक लाइन में उसका जवाब आप दे पाए, ठीक है? सबसे पहला है दिल्ली। एजुकेशन, सीखना। ठीक है। बिहार। दिल, करेजा, मिट्टी, वही में मतलब जो भी है अपने अंदर, तो आप वहाँ से कह सकते हैं कि वो मिट्टी का प्रभाव। थिएटर। लर्निंग, अगर कि थिएटर मतलब ये है कि तगड़ा लर्निंग जो हुई एक्टर के लिए, वो थिएटर ने दिया। ठीक है। फुलेरा। फुलेरा की बीट बजते ही दिल की धड़कन बज जाती है। वाह। वो जो टाइटल ट्रैक बजता है, धड़कन जो है तेज होने लगे, अरे कुछ अलग है। ओके। अम्मा। अम्मा जी, प्यार, मतलब वही अम्मा वाला प्यार। जी। मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी इंस्पिरेशन। Okay. हाँ, क्योंकि वैसे ही कानों में डाला गया था उनके लिए। शाहरुख खान। उनका प्रभाव और उनका एटीट्यूड, और ऐसा काम करना चाहता हूँ, तो वो स्टारडम भी चाहिए अपने को। यही जो बाएं फैला गया। जी बिल्कुल चाहिए। पंचायत कमाल की सीरीज, और जो रियल लाइफ से रिलेट करती है, तो ये तो आप समझ लो कि मालगुडी डेज है। वाह, बिल्कुल। क्या वाह, बहुत अच्छा आपने रेफरेंस दिया। इश्क एफएम, ये जो हमारा स्टूडियो है, बड़ा अच्छा माहौल है। मैं जैसे इंटर किया इंडिया टुडे के आपके उस कैंपस में, तो अलग अलग माहौल है। तो नीचे आज तक है तो लगा सीरियस नोट चल रहा था, अलग अलग लोग सीरियस है। लेकिन जैसे ही मैं इधर आया तो वाइब बड़ा अच्छा है, कूल है। और ये पिक्चर्स मैंने देखा, ये पूरे हमारे आप स्टूडियो में देखेंगे अलग अलग। जी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। बोला इरफान सर की भी लगी है। मैं आते ही बोला ये उनके बेटे ने ही साइन किया हुआ है। जी, बाबिल का ही साइन है वो, इन्होंने बताया। तो बड़ा अच्छा वाइब है ये यहाँ पे। ठीक है, ओके। एंड दैट नोट वी आर डन। भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, मतलब समय का पता ही नहीं चला। और जेन्युइनली जो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, ये मुझे लगता है कि बहुत छोटा है आपका जो अभी सामने आया, बहुत भरा हुआ है, और वो बहुत धीरे धीरे निकल कर आएगा। और मेरी पूरी दुआ और प्रार्थना है कि भाई आप ऐसे आगे बढ़ते चलो। थैंक यू सो मच जगमोहन भाई आने के लिए। थैंक यू सो मच विशाल भाई।